Hi guys, welcome back to another video lecture of Target High Book Revision. The topic is hematology. हमें हमने पूरी हाफ हाफ तो नहीं बोलेंगे 30-40% हमने कवर कर लिए एंड हेमेटोलॉजी टॉपिक चल रहा है नेक्स्ट एंड इसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा बोन मैरो, जहाँ से ये स्टार्ट होता है प्रोसेस। तो बोन मैरो का हेडिंग डाल लो गाइस एंड स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ओके। बोन मैरो, यहाँ पे प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको इसके, और आपको इसको रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार आप बस वीडियो देख लेना, इसके बाद आपको इजीली आपको ये कवर हो जाएगा। ओके। तो बोन मैरो, व्हाट इज बोन मैरो? एग्रीगेट वेट ऑफ बोन मैरो इन एडल्ट इज 3000 ग्राम। तो एक एग्रीगेट वेट कितना होता है बोन मैरो का एक एडल्ट में? तो ये होता है 3000 ग्राम। ओके। नेक्स्ट, बेस्ड अपॉन द विजुअल अपीयरेंस इट इज डिवाइडेड एज रेड एंड येलो। एक विजुअल अपीयरेंस के लिए ये रेड एंड येलो होता है। ओके। बोन मैरो इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन हेमेटोपोइसिस while yellow marrow is less active in hematopoiesis. Okay, so red bone marrow ज़्यादा इन्वॉल्व होता है किसमें? हेमेटोपोइसिस में। और ठीक है, हाँ ये ज़्यादा इन्वॉल्व होता है और ये लेस इन्वॉल्व। ओके, मोर इन्वॉल्व। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फंक्शन ऑफ बोन मैरो। इसको राइट डाउन कर लो। ये आपके ना एकदम शॉर्ट नोट्स है, तो इसमें आपको ज़्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप रिटर्न वर्क तो कोई दे नहीं रहे, रिटर्न पेपर तो दे नहीं रहे वो जो आपको ज़्यादा थ्योरी लिखनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस एक शॉर्ट नोट्स टाइप बनाने हैं। आप इनकी पीडीएफ भी ले सकते हैं आप, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ बोन मैरो की बात कर लेते हैं। ओके। फंक्शन ऑफ बोन मैरो में सबसे पहले लिख लेते हैं मेंटेनेंस ऑफ pluripotent stem cells from which blood cells are derived. Okay, अब ये क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। ओके, जो कि स्टेम सेल्स होती हैं, मैंने सेल्स लिख दिया, स्टेम सेल्स होती हैं। ओके, ठीक है। जो कि कहाँ से, विच फ्रॉम ब्लड वेसल्स आर ड्राइव, जो कि ब्लड वेसल्स हमारी ड्राइव करती है उनको। ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव ओरिजिनेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ ब्लड सेल्स। ओके, ये क्या करता है? ओरिजिनेशन origination and maturation of blood cells. ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव स्टोरेज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज एंड न्यूट्रोफिल्स। ये इसके पास स्टोरेज है लार्ज नंबर में, किसका? आरबीसीज का।
सीज एंड न्यूट्रोफिल्स का। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। ये फंक्शंस में है इसके, ठीक है। मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, not beta, it is B lymphocyte. Okay. And next, antibody production. ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव स्प्लीन। स्प्लीन की बात कर लेते हैं। ओवल शेप, डार्क रेड organ, largest lymphoid organ in the body. ओके, तो ये ओवल शेप का होता है। ठीक है। एंड डार्क रेड organ, ठीक है। और लार्जेस्ट lymphoid organ in the body। ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव 100 to 300 ml of blood, approximately 4% of whole body blood contains in splenic circulation. Okay, during sympathetic system stimulation, the splenic vessel constrict and eject the blood into circulation. Okay, अब ये कितना ब्लड मैंने आपको बताया था? मैंने बताया था आपको 100 to 300 ml। ओके, अप्रोक्सीमेटली कितना? ये 4% है होल बॉडी ब्लड का। ठीक है। अब ये क्या करता है, किस किस में वो करता है इसको? सर्कुलेशन के लिए, सिंपैथेटिक सिस्टम के लिए, एंड ड्यूरिंग सिमुलेशन के लिए, एंड स्प्लीनिक वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट एंड इजेक्ट द ब्लड इनटू सर्कुलेशन। और ये सर्कुलेशन के लिए भी इजेक्ट करता है ब्लड। ओके, लोकेशन की बात कर लेते हैं, तो कहाँ पे लोकेटेड है? लोकेशन इसकी आपको बोलेगी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ओके, ऑफ एब्डोमेन, behind rib and above stomach। ठीक है। Spleen is known as the graveyard of red blood cells। ठीक है। and act as a site of humoral immune response to bone marrow antigens। और ये क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है बोन मैरो एंटीजेंस के लिए। ठीक है। एंड डैमेज टू द स्प्लीन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर स्प्लीन को कुछ खतरा होता है तो वो इन्फेक्शन का रिस्क
हो सकता है। ओके, दिस इज डैमेज टू द spleen is the risk of, अच्छा ये इंक्रीज भी कर देता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ओके, ठीक है। फंक्शन की बात कर लेते हैं, तो फंक्शंस क्या क्या करता है ये। फंक्शंस में हमारे हेल्प इन द रिसाइकलिंग आयरन फ्रॉम डिस्ट्रॉयड आरबीसीज, हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन को कैप्चर करता है और रिसाइकल करता है डिस्ट्रॉयड आरबीसीज को। ठीक है, अब रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम आरबीसीज विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट, अब ये रिमूव करता है जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स है आरबीसी से बिना उसको डिस्ट्रॉय किए। तो ये पॉइंट भी लिख लो, थोड़ा अच्छा पॉइंट है। रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम आरबीसी without destroying it। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फंक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ठीक है, अब हम फंक्शंस पढ़ते हैं किसके, ब्लड सेल्स के। अब तो हेमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था हेमेटोपोइसिस, वो क्या है कि एक प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के बनने का प्रोसेस। ठीक है, next we have it start in early embryonic period and persist throughout the life। it start in early embryonic period and persist throughout the life। ठीक है, major sites for hematopoiesis in adult are flat bones of sternum, ilium, ribs and vertebra। मेजर साइट्स क्या है हेमेटोपोइसिस अकर की, तो ये फ्लैट बोन्स
ठीक है, स्टर्नम, ठीक है, इलियम, रिब्स एंड वर्टिब्रा। ओके, एट। अब ब्लड की बात कर लेते हैं, सबसे मेन चीज जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ये हमारा ब्लड। ठीक है, ब्लड की बात कर लेते हैं तो इसमें ब्लड को क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ब्लड कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स सच एज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स एंड सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। ओके, इसके पास क्या क्या होती है नोट कर लेते हैं। इसके पास आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है, एंड प्लाज्मा। ठीक है, चार चीज इसके पास है। ठीक है, 8% ऑफ बॉडी वेट इज ऑफ ब्लड, सो 8% बॉडी वेट है। इज ब्लड। ठीक है, and arterial blood is bright red in color because of oxygen carrying hemoglobin, and venous blood is dark in the red color because of lack of oxygen। दो चीज मैंने आपको बताई यहाँ पे, दैट इज एंड आर्टेरियल ब्लड वो ब्राइट रेड होता है, ब्राइट रेड ड्यू टू ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव venous blood is dark due to lack of oxygen। ठीक है, अब नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लेते हैं और पीएच की बात कर लेते हैं। तो पीएच तो आ जाएगी हमारी 7.35 टू 7.45, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है हमारी 1.048 टू 1.066। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। सबसे पहले प्लाज्मा को पिक कर लेते हैं इसमें। प्लाज्मा लिक्विड प्रोटीन, लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। ओके, ये लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड है। प्लाज्मा ब्लड सेलुलर कंपोनेंट्स, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, स्ट्रो कलर्ड। ओके, ये लिख लो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक लिक्विड
portion of the blood. ठीक है. And next we have plasma is equal to blood minus cellular components. Serum is equal to plasma minus clotting factor. तो आपको सीरम मिल जाएगा. ठीक है. स्ट्रो कलर होता है ठीक है. Plasma is composed of 92% of water and 7% protein and less than 1% nutrient and metabolic waste. Major plasma protein is albumin. सबसे ज़्यादा जो मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो इनके पास एल्ब्यूमिन होता है. मेजर प्लाज्मा प्रोटीन. Okay. And next we have total protein concentration in plasma is 6 to 8 gram per deciliter. Okay. अब बात कर लेते हैं. एक टॉपिक है छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो कि हमारा हेमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम. ठीक है. इसमें क्या होता है, इफ अ ट्यूब ऑफ ब्लड is allowed to stand or contribute, blood cells settle down at the bottom. Okay, the term hematocrit or PCV is used to express the volume of percentage of RBC in that sample. Okay, मतलब ये क्या बताता है, ये एक टेस्ट होता है जिसमें कि हमें आरबीसी की परसेंटेज का पता चलता है कि उस सैंपल में आरबीसी की कितनी परसेंटेज है in that sample. ठीक है. And normal hematocrit is 35% to 45%. 35 to 45% नॉर्मल है hematocrit. Okay, hematocrit decrease if plasma is more or RBCs are less. Okay, and hematocrit increase if plasma is less or RBCs are more. तो ये जो हेमेटोक्रिट है ये इंक्रीज कब होगा, जब प्लाज्मा होगा लेस एंड आरबीसीज होंगी मोर. ठीक है. एंड जब ये डिक्रीज कब होगा, जब प्लाज्मा होगा ज़्यादा एंड आरबीसीज होंगी कम.
ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस क्या है? बोन मैरो कंटेन्स प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स which give rise to different form of blood cells। ओके, तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये लिख लो, जो बोन मैरो है कंटेन्स प्लूरोपोटेंट सेल which give rise to different form of blood cells, जो कि नए ब्लड सेल्स को बनाती है। अब वो कौन से हैं उस पर बात कर लेते हैं, एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। सबसे पहले तो हमारा हेमेटोपोटेंटिक स्टेम सेल आएगा, इसको मान लो हेमेटो स्टेम सेल। ठीक है, नेक्स्ट ये तीन में डिवाइड हो जाता है नीचे जाके। चूंकि हमारा लिम्फोइड है, देन उसके बाद माइलोइड, उसके बाद इरिथ्रोइड। ठीक है, लिम्फोइड हमारा तीन सेल में डिवाइडेड हो जाता है, तीन पार्ट में, जो कि बी सेल, टी सेल एंड एन के सेल। माइलोइड हमारा होता है न्यूट्रोफिल, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, एक मिनट। न्यूट्रोफिल, एसाइनोफिल, बेसोफिल, ओके, मास्ट सेल एंड नेक्स्ट वी हैव डेंड्राइटिक सेल। उसके बाद मैक्रोफेजिस। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये डिवाइड होता है हमारा दो पार्ट में, आरबीसी और मेगा कैरियोसाइट। फिर ये डिवाइड होता है प्लेटलेट्स में। ओके, तो ये एक चार्ट है, प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव आरबीसीज।
RBCs क्या, they are oxygen carrying cells in the blood and the carrying carbon dioxide back to the lung. ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन कैरी करती हैं एंड जब ये ब्लड फ्लो कर रही होती है एंड CO2 भी कैरी करते हैं जब ये लंग की तरफ उसको लेके जा रही होती है ब्लड को, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। फिर हमारे आते हैं मैच्योर RBCs हैज नो न्यूक्लियस। ठीक है, शेप इसकी कैसी होती है, शेप पे बात कर लेता हूँ। बाइकॉनकेव शेप होती है शेप एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ RBCs। और ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है RBCs का। अब हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन जो होते हैं 4 हीम ग्रुप होते हैं। +1 ग्लोबिन ग्रुप। ठीक है, हीम क्या होता है, 1 porphyrin ring and a central iron oxygen attached with iron, so each hemoglobin can attach 4 molecules of oxygen। अब एक हीमोग्लोबिन या फिर हीम 4 ऑक्सीजन को अटैच कर सकता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, and oxygen carrying capacity of fully saturated hemoglobin that is 1.34 ml per gram। ओके, नाउ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शंस ऑफ RBCs, कैरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टुवर्ड सेल्स। ये क्या करती है, ऑक्सीजन कैरी करती है ठीक है, उसके बाद असिस्ट इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यू थ्रू लंग्स किडनी एंड स्किन। और ये एक्सक्रीट भी करती है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम लंग्स किडनी एंड स्किन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस या फिर ऑर्गेनिज्म। प्रोटेक्ट का काम भी करती है। ठीक है, and next we have hematostasis, और हेमेटो hemostasis।
ठीक है. नेक्स्ट वी हैव हीमेटोक्रिट. इसको पढ़ लेते हैं. हीमेटोक्रिट क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी. पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी. ठीक है. और वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल, इसको हम पैक्ड रेड सेल भी बोलते हैं. पैक्ड रेड सेल, वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल. ओके. हिमेटो पैक्ड सेल वॉल्यूम या फिर हिमेटोक्रेट इज द वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज पर लीटर ऑफ होल ब्लड. पर लीटर ऑफ होल ब्लड. ठीक है. एंड hematocrit value is equal to RBC's volume, blood volume into 100x. RBC's volume या blood volume into 100, ये आ जाएगी hematocrit की वैल्यू. ठीक है. अब नेक्स्ट वी हैव एडल्ट में. एडल्ट मेल में कितनी वैल्यू होती है? मेल एडल्ट कितनी होती है? 42 to 52%. एंड एडल्ट फीमेल में कितनी होती है? 37 to 47%. उसके बाद इन्फेंट या चाइल्ड में कितनी होती है? तो नोट कर लो, 30 to 43%. एंड लास्टली नियोनेट्स में कितनी होती है? 53 to 65%. ओके. हिमेटोक्रिट लो वैल्यू को हम एनीमिया बोलते हैं. एंड हिमेटोक्रिटिक वैल्यू हाई हो जाती है तो सब पॉलीसिथीमिया बोलते हैं. ओके. अगर वैल्यू इंक्रीज कर देती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया, सॉरी पॉलीसिथीमिया. और अगर डिक्रीज कर जाती है तो उसको बोलते हैं एनीमिया. ठीक है. अब बात करते हैं ईएसआर. एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन. वेट. ओके. It is measured how fast RBCs are settled down at the bottom of the vertical sample tube. Anticoagulated blood with EDTA, heparin sodium citrate in millimeters per hour. तो ये क्या करता है कि ये टेस्ट क्या होता है कि इसमें मेजर करते हैं कि कितनी फास्ट आरबीसी सेटल डाउन हो रही है जब एक सैंपल की जो ट्यूब होती है उसमें. ठीक है. ड्यूरिंग सिकल सेल क्राइसिस ईएसआर इंक्रीज, बट ड्यूरिंग
सोमेटो सॉरी सिम्टोमेटिक स्टेज इज नॉर्मल और डिक्रीज। जो सिकल सेल क्राइसिस जो होगा उसमें तो ईएसआर इंक्रीज रहेगी, एंड सोमेटो सिम्टोमेटिक स्टेज में वो नॉर्मल या फिर डिक्रीज होगा। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो। सिकल सेल इंक्रीज हो जाएगी, क्या इंक्रीज क्या होगी, इंक्रीज होगी ईएसआर, और सिम्टोमेटिक स्टेज वो डिक्रीज हो जाएगी ईएसआर। ठीक है, ईएसआर डिपेंड्स ऑन ग्लोबुलिन प्लाज्मा फाइब्रोजन एंड सेटिंग ऑफ आरबीसी, साइज एंड शेप ऑफ आरबीसीज। फिर अब देखो इसमें किस किस पे ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ग्लोबुलिन प्लाज्मा फाइब्रोजन। उसके बाद सेटिंग ऑफ आरबीसीज, ठीक है, एंड साइज एंड शेप ऑफ आरबीसीज। अब जो ये मेगा कैरियोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स है, इसकी बात कर लेते हैं। Hemostasis is the major function okay. Time needed for the formation of platelet is 5 days. फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स के लिए कितना टाइम चाहिए, 5 डेज। ठीक है, हीमोस्टेटिस occurs in 3 stages। अब ये हीमोस्टेटिस क्या है, 3 स्टेजेस में अकर होता है। सबसे पहले है वैसोकंस्ट्रिक्शन, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, ओके, एंड नेक्स्ट हमारी है थर्ड फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन क्लॉट। नेक्स्ट वी हैव व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 5 टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, based upon the presence of granules in the cytoplasm, they are classified as granulocyte and agranulocytes।
ओके, तो अब ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन सी आती है? न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स, एंड बेसोफिल्स। ठीक है, फिर हमारी ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आती है मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये हमारी टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज है। सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स की न्यूट्रोफिल्स की बात कर लेते हैं। दिस वन, neutrophils also known as polymorphonuclear leukocytes. These are the primary cells which responds during inflammation. जब inflammation होता है जब response करती हैं। 90% of mature neutrophils remained in the bone marrow so that they can easily release into the circulation whenever any inflammation occur. तो 90% जो न्यूट्रोफिल्स है वो बोन मैरो में ही रह जाती हैं, क्योंकि अगर कभी इन्फ्लेमेशन होगा तो ये तुरंत सर्कुलेशन में आ जाएंगी। ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन इज आवर्स टू 3 days। इसका कितना है लाइफ स्पैन? कुछ घंटों से लेके 3 दिन तक। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव eosinophil, दिस वन। इसमें क्या होता है? दी सेल्स कंटेन लार्ज ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। इनके ग्रेन्यूल्स बड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में। दे आर नीडेड अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड आईजीई मीडिएटेड एलर्जिक रिस्पॉन्स। ये अगेंस्ट वर्क करती है पैरासाइटिक इन्फेक्शन के, और इनके पास आईजीई मीडिएटेड एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। द लाइफ स्पैन इज आवर्स टू 3 days। इनकी भी सेम है, 3 days। Basophils are the least common of the granulocytes, 0.5 to 1% ही होता है बेसोफिल। ठीक है, अब हम एक ग्रेनुलोसाइट की मोनोसाइट की बात करते हैं, जो कि दे आर ट्रांसफॉर्म टू फ्रॉम मैक्रोफेजेस विद द फुल फेगोसाइटिक एक्शन। तो ये मैक्रोफेजेस से ट्रांसफॉर्म होकर फेगोसाइटिक एक्शन पे वर्क करती हो जाती है। ठीक है, एंड लिम्फोसाइट की बात कर लेते हैं। तो lymphocyte are the mature at thymus are T lymphocyte and which mature at bone marrow are B lymphocyte। जो lymphocyte क्या है, मैच्योर होती है थाइमस में जाके तो कहलाती है टी lymphocyte, एंड टी lymphocyte मैच्योर होती है बोन मैरो में तो उसे बी lymphocyte बोलते हैं। ओके, next we have some lymphocyte are classified as B or T lymphocyte are known as natural killer cell। T एंड बी लिम्फोसाइट को हम नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, बी सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी मीडिएटेड immune response and T cells mediate cell mediated immune response। Okay, next topic is blood groups and blood typing।
ठीक है, तो ब्लड ग्रुप क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप्स आर ए बी ओ। तो ए बी ए बी ओ, ये चार इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप्स हैं। ब्लड इज ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू एंटीजन फाउंड ऑन आरबीसीज एंड एंटीबॉडीज फाउंड इन प्लाज्मा। अब जो एंटीजन है वो आरबीसीज में मिलता है एंड एंटीबॉडी मिलती है प्लाज्मा में। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप्स तो हमने पढ़ लिए। अब एक चीज और बता देता हूँ, एक टेबल बना लो। ब्लड ग्रुप, एंटीजन ऑन आरबीसीज और एंटीबॉडी ऑन प्लाज्मा। ठीक है, तो बी ए बी ओ, तो एंटीजन कौन सा होगा? ये होगा, इस पे बी होगा, इस पे ए एंड बी होगा, दोनों होंगे मतलब, और इस पे नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडी एंटी बी होगी, यहाँ पे एंटी ए होगी, यहाँ पे नन, यहाँ पे एंटी ए एंड बी, दोनों होंगे। ठीक है, तो कहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट होगा और कहाँ पे एंटीबॉडी, इस टेबल के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। अब एक चीज और पढ़ते हैं, आर एच सिस्टम। व्हाट इज आर एच सिस्टम? RH system determines whether a person has positive or negative blood group. If D antigen is present, then the person is said to be RH positive. If D antigen is absent, then the person is said to be RH negative. अब RH सिस्टम क्या है कि अगर एंटीजन प्रेजेंट होगा तो वो पॉजिटिव होगा, अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वो नेगेटिव होगा। ओके, RH पॉजिटिव तो RH नेगेटिव। ये फंडा है इसका। ब्लड कोएगुलेशन पढ़ लेते हैं। Blood clotting or coagulation is a rapid response to the tissue damage. It is a process in which the soluble fibrinogen is converted into insoluble fibrin strands या फिर ब्लड क्लॉट उसको बोलते हैं। तो ब्लड कोएगुलेशन क्या है? ब्लड कोटिंग है। हीमोस्टेटिस क्या है? It is the physiological process by which bleeding stop. ठीक है, इसमें मैंने आपको वो बताए थे स्टेजेस, तो इसकी 4 स्टेजेस है। दैट इज vasoconstriction,
फिर उसके बाद आते हैं हमारे टेम्पररी। नेक्स्ट आती है कोएगुलेशन पाथवे एक्टिवेशन। एंड उसके बाद आता है फोर्थ फाइब्रिन प्लेग फॉर्मेशन। नेक्स्ट वी हैव क्लोटिंग फैक्टर्स। तो नोट डाउन कर लो क्लोटिंग फैक्टर्स। फर्स्ट इज फिब्रिनोजन, second is prothrombin, third is tissue factor thromboplastin. Okay, next we have calcium, then हमारा pyroaclavin, लेबल फैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ कुछ नहीं है। सेवेंथ प्रो कन्वर्टिंग फैक्टर और स्टेबल फैक्टर। उसके बाद एट्थ एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। उसके बाद नाइन्थ क्रिसमस फैक्टर। उसके बाद टेंथ स्टुअर्ट पावर फैक्टर। उसके बाद 11th प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। एंटीसेडेंट। उसके बाद नेक्स्ट एगमैन फैक्टर एंड लास्ट फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या फिर ट्रांस प्लेटोमिनेज। तो यहाँ पे ये क्लास खत्म होती है। ओके, इसके बाद हम हेमेटोलॉजिकल डिसीज एंड डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।